Good morning, everyone. Today we are going to start our day 9 of geography series. So, welcome to A Academy. So, today we are going to start topic 1 Indian agriculture. Let's talk about the overview of the agricultural notes. Agriculture is a primary and agricultural percentage carries by our geographical area is 42.3%. Okay. 42.3% का एरिया क्या करता है? इंडियन ज्योग्राफी कैरी करता है और इसको प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर किया गया है. नेक्स्ट क्या है? 46% ऑफ द पॉपुलेशन को ये लाइवलीहुड सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011. जो भी की पॉइंट्स है उसको इम्पोर्टेंटली मैं बता रहा हूँ, एग्जाम बेसिस में इम्पोर्टेंट है. एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी. ठीक है. नोट में क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट एन वे ऑफ लाइफ फॉर मिलियन ऑफ इंडियंस. नेक्स्ट टॉपिक मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेजर क्रॉप्स इन इंडिया कहाँ कहाँ पे उगता है? पर्टिकुलर क्रॉप जैसे राइस. राइस कॉमनली कहाँ पे मिलता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा. व्हीट कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान. ठीक है. सो राइस और व्हीट ये ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इनको इंपॉर्टेंस दिया गया था. सो इसको भी हम पढ़ेंगे. वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे राइस होता है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राइस यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है. व्हीट का तो हमने पढ़ लिया. आप कौरसी सीरियल जो है मतलब ज्वार, बाजरा, माजे ये सब कहाँ पे होगा? मेनली ये सब कहाँ पे मिलते हैं? ये राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये सब होते हैं. सो बेसिकली ये सब नॉर्थ वेस्ट साइड के जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे ये ज्वार, बाजरा, माजे ये सब उगाया जाता है. मध्य प्रदेश तो बीच में आता है. उत्तर प्रदेश उत्तर में आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट पाल्स कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात. ये सब पाल्स इन सब राज्यों में क्या होता है? उगाया जाता है ना. क्रॉप बाकी जो रह गया जैसे ऑयल सीड्स है. अब देखो कुछ वीडियोस में जो पुरानी वीडियोस है उसमें मैंने सॉइल बेस्ड क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसको भी देख लेना. तो ऑयल सीड मेनली कहाँ पे होगा? गुजरात साइड में होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? ब्लैक सॉइल वगैरह मिलता है. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना. ठीक है. ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल इसको थोड़ा देख लेना, ये रेड सॉइल के एरिया में आएगा. नेक्स्ट शुगर केन. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात इन सब में शुगर केन बड़ा फेमस है, वहाँ पे उगाया जाता है. तो पर्टिकुलरली अगर आप एक एक चीज़ों को देखेंगे तो ये कौन से स्टेट में गिरता है ये थोड़ा रिविजन कर लेना. कॉटन कहाँ पे होता है? मेजरली कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा में कॉटन की कल्टीवेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस किया जाता है इसको. और ये पार्टिकुलर सॉइल में ही होता है. कॉटन पार्टिकुलर सॉइल में ही होता है, हर सॉइल में नहीं होगा. तो इसीलिए सॉइल बेस्ड अगर पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? स्टेट, प्लेस ये सब क्या होगा? अपने आप कोरिलेट होना शुरू हो जाएंगे. जूट कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा. ठीक है. जूट्स कहाँ पे होंगे? इन सब एरियाज में होंगे. नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो होगा वहाँ पे होंगे. टी कहाँ पे होगा? मेजरली आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला. ठीक है. तमिलनाडु, केरला में बहुत ही कम परिमाण से होते हैं, मतलब क्वांटिटी उसका कम रहता है प्रोडक्शन में कंपेयर टू आसाम, वेस्ट बंगाल. ठीक है. नेक्स्ट खरीफ क्रॉप नीड्स हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल. तो खरीफ क्रॉप मेनली कब होता है? हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, मतलब समर सीजन में होता है. और रबी क्रॉप कहाँ पे होता है? मॉडरेट टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल. ठीक है. सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेशनल वाटरवेज. वाटरवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाटरवेज में हम हैवी जो गुड्स है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ लेस एक्सपेंस होता है इसलिए.
खर्चा में कम पड़ता है। तो जैसे सागर आइलैंड हल्दिया से होके कहाँ पर जाएगा, जगीगोपा, तेजपुर, पंडू, धुबरी, ये सब कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से वहां तक जा रहा है। तो इस सब में हम शिप्स का इस्तेमाल करते हैं। नेशनल वाटरवे 2 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। स्ट्रेच के बात करूँ तो धुबरी से लेकर सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल तक जाएगा बाया ब्रह्मपुत्र। 891 किलोमीटर की लेंथ को वो कवर करेगा। डिक्लेयर्ड इन 1988, ऑपरेशनलिस्ट 2001। कब हुआ ऑपरेशनलिस्ट? 2001 में हुआ। डिक्लेयर कब हुआ? 1988 में हुआ। पासेस टू आसाम वेस्ट बंगाल। इंपोर्टेंट टर्मिनल्स कौन सा है? धुबरी, जगीगोपा, पांडु, तेजपुर, डिब्रूगढ़, बाया रिवर रोड्स, हल्दिया एक्सेट्रा। लास्ट 1-2 साल में एक न्यूज आया था, एक शिप आया है लॉन्ग टर्म टेबल करके गुवाहाटी में, तो असम में आया है, तो उसको भी थोड़ा देख लेना। काइंड अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? कॉस्ट इफेक्टिव है, मोड बट बल्क गुड। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब खर्चा कम आएगा, प्लस बल्क गुड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा हम सामान इसमें कैरी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। खर्चा क्यों आए कम आएगा? क्योंकि वाटरवेज में कम प्रेशर या फिर हम पेट्रोलियम का कम इस्तेमाल करके उसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर अपने आप भी पुश कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, बोट्स ट्रेड, टूरिज्म, कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और क्या फायदा है? ये ट्रेड को बूस्ट करता है। ठीक है, और टूरिज्म जैसे चीजों को बढ़ावा दे रहा है, और कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। पॉइंट 2 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस इन आसाम। इंपॉर्टेंट ब्रिजेस इन आसाम, इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है असम में, वो भी पूछा जाता है, जैसे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिया लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज क्या है? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, जिसका लेंथ 4.94 किलोमीटर है। ये इंडिया का रेल ब्रिज है, सबसे लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है। और ये गिरता कहाँ पे? डिब्रूगढ़ से धेमाजी के बीच में, ओबार ब्रह्मपुत्र पे, ओबार ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है। दौला सदिया ब्रिज जो है, जिसको हम बीच जिसका नाम हम बदल के दौला सदिया ब्रिज बना दिया है, भूपेन हजारिका ब्रिज था। अब ये आता है तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ के बीच। कहाँ से आता है? तिनसुकिया डिब्रूगढ़। ये भी किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र ब्रिज, ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। ये इसका एक वर्ड मिसिंग है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया कितना किलोमीटर का है? 9.15 किलोमीटर। तो असम डेवलप कर रहा है। नर नारायण सेतु ब्रिज जो है वो कहाँ पे गिरता है? जोरहाट से गोलाघाट के बीच में गिरता है। वो भी किस में है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। इंपोर्टेंट रोड कनेक्टिविटी इन अपर इंपोर्टेंट रोड कनेक्टिविटी इन अपर असम के लिए ये ब्रिज काफी इंपोर्टेंट है। सोरायघाट ब्रिज, ये भी क्या है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। और कहाँ पे गिरेगा? ब्रह्मपुत्र, सॉरी, गुवाहाटी में आएगा सोरायघाट ब्रिज। हमने सोरायघाट ब्रिज देखा है। सो कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ गुवाहाटी, नॉर्थ एंड साउथ गुवाहाटी को ये कनेक्ट करता है। कोलोंग ब्रिज जहाँ नौगांव में गिरेगा, वो भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर होगा। इंपॉर्टेंट लिंक इन सेंट्रल आश्रम, सेंट्रल आश्रम के बीच इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करता है ये। कपिली ब्रिज क्या करता है? नौगांव ओवर रिवर कपिली। ओल्डेस्ट ब्रिज इन असम 1901। बैराकुंडा ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज है? ये सिलचर से करीमगंज का ब्रिज है, बैराकुंडा ब्रिज। ये काफी रेयरली सुना जाता है, इसको देख लेना भाई। ये जो रेयर क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं। और कहाँ पे है? अब बराक वैली के ऊपर का है। बराक जो रिवर है उसके ऊपर से जाएगा ये। वाइडल फॉर बोराकवेली कनेक्टिविटी, बोराकवेली कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तीसरा क्या है? बेसिक क्विक रिवीजन में हम क्या देखेंगे? जैसे नेशनल हाईवे 2 कनेक्ट क्या करता है? धुबरी टू आसाम, सॉरी धुबरी मतलब आसाम से वेस्ट बंगाल हल्दिया तक कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 2, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 2 इज 891 किलोमीटर। सॉरी, नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज।
Declared in 1988, operationalized in 2001. Waterways are cheaper and eco-friendly transport mode. Promote trade, tourism and regional development. Tourism and regional development. सो अब बेसिकली हमें कुछ भी ऐसा भी करना चाहिए कि हम अगर इन चीज़ों को पुराने जो वाटरवेज को हम इस्तेमाल में ले आए तो क्या होगा, बाद में जो अभी ट्रैफिक इधर है ना वो वाटर में ट्रैफिक देखी जाएगी और लोग डूब डूब के मरेंगे। सो इससे अच्छा है जो चल रहा है वो कुछ ठीक है। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यूज, द नेशनल वाटरवे टू पासेस तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हमने डिस्कस किया कौन से चीज से, आसाम और वेस्ट बंगाल, आसाम एंड वेस्ट बंगाल के बीच नेशनल वाटरवे टू पास होता है। Which of the following is the longest river bridge in India? Dala Sadia Bridge. Dala Sadia Bridge, longest river bridge in India. तो यहाँ पे रिवर मेंशन किया हुआ था और उसमें मेंशन नहीं किया है, सॉरी। ओके, एक उसको करेक्ट कर लेना। अच्छा, बोगीबिल ब्रिज इज लोकेटेड व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? बोगीबिल ब्रिज कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बोगीबिल ब्रिज कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ एंड धेमाजी को कनेक्ट करता है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा ये? डिब्रूगढ़ एंड धेमाजी। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आएगा ये? देखो यहाँ आंसर धेमाजी है, तो धेमाजी आप दे सकते हो। बाबा ब्रह्मपुत्र के ऊपर से जा रहा है, इसको धेमाजी को तरफ। ओके गाइस, बोगीबिल ब्रिज इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? धेमाजी आएगा। हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट क्या होगा? क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? तो पहले आएगा खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या चीज़ है? जो मानसून के सीजन में हम उसको उगाते हैं। मानसून का सीजन कौन सा होता है? जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जैसे जून और अक्टूबर के बीच का एरिया है, शोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। ठीक है। राइस, जिसमें हम राइस, मजे, जवार, बाजरा, कॉटन, जूट, शुगर केन, ग्रानट, सोयाबीन, तूर, मूंग, उड़द की दाल जो है, ये सब उगाते हैं, जिसको हम खरीफ कहते हैं। ठीक है, खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट आएगा रबी, विंटर क्रॉप है। तो मैं ये वीडियोस हिंदी में क्यों बनाता हूँ, आसामीज में या फिर बंगाली में क्यों नहीं बनाता हूँ? क्योंकि वीडियो को देखने वाले लोग आसामीज भी हो सकते हैं, बंगाली भी हो सकते हैं और किसी और लैंग्वेज के भी हो सकते हैं। या तो मैं इंग्लिश में पूरी तरह डिक्टेट करूँ हर चीज़, या फिर मैं हिंदी में करूँ, तो सबको इजीली समझ में आए, इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ। नेक्स्ट, रबी क्रॉप जो है वो कब होता है? विंटर सीजन में, जहाँ बारिश नहीं होती है, जैसे अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच का जो महीना है उसमें। शोन आफ्टर मानसून, रेप्ड इन समर, जहाँ पे हम वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लाइनसीड, सनफ्लावर, पोटैटो, मसूर, सनफ्लावर, ये सब क्या होता है? कल्टीवेट करते हैं। अब जेड आता समर का, डायरेक्ट समर का क्रॉप जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली क्रॉप। ठीक है। अब मानसून में क्या होगा? बारिश ज़्यादा होगा। विंटर में क्या होगा? बारिश नहीं होगा, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं होगी, कम गर्मी होगी कंपेयर टू समर। समर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। इसमें क्या कर सकते हैं? मार्च से जून तक का एरिया जो है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा? क्रॉप बिटवीन रबी एंड खरीफ, या वाटरमेलन हम वो कर सकते हैं, मास्क मेलन कर सकते हैं, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप, मूंग, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम 4.4 को डिस्कस करेंगे, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। जैसे राइस, व्हीट पैटर्न जो है
वो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल या फिर वेस्टर्न यूपी में देखा जाता है मैक्सिमम। ये इस पैटर्न में आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि देखो, अच्छा, ग्रीन रेगुलेशन टाइम में अगर हम उसको डिस्कस करें, अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो पैटर्न जो है, जैसे राइस और व्हीट दोनों को कल्टिवेट किया जाता है अलग अलग टाइम में। राइस होगा फिर व्हीट होगा, इस तरह से। तो इस पैटर्न में हम वो करते हैं। कहाँ पे होता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में होता है। राइस पैटर्न कहाँ पे होगा? सन कोस्टल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, एंड तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सारे कोस्टल। देखो तमिलनाडु में भी कोस्टल पार्ट है, वेस्ट बंगाल में भी है। सो बे ऑफ बंगाल मिलता है। तो राइस ये, और राइस ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कोस्टल एरिया में मिलता है, प्लेन एरिया में भी राइस को कल्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट, कॉटन कहाँ पे होता है? कॉटन एंड वेट पैटर्न कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मेनली ये सब। कॉटन का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, उसको पूरी तरह देख लेना। sorghum जो है, sorghum मिलेट्स पैटर्न जो है वो कहाँ पे होगा? राजस्थान, कर्नाटका। sorghum मिलेट पैटर्न, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको नोट्स बनाया, ठीक है। माजे व्हीट पैटर्न कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा? टी जैसे प्लांटेशन। तो ये कंपेयर टू दिस क्या है? ये सब क्या होगा? एक बार करेंगे, बाद में उसको उखाड़ के निकालेंगे, जैसे राइस को निकालेंगे, व्हीट को निकालेंगे, फिर उससे से क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, फिर मार्केट में आएगा, और फिर से उसको कल्टिवेट करने के लिए फिर से प्लांटिंग किया जाएगा, फिर से निकाला जाएगा। तो ये डिफरेंट है प्लांटेशन से। प्लांटेशन का मतलब टी जैसे एक चाय का पेड़ एक ही बार लगाएंगे, और साल भर क्या करेंगे, उसकी जो नई पत्ती है उसको निकालेंगे, निकाल के उसको हर वो प्रोसेस में किया जाएगा। जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इन चारों स्टेट में क्या होगा? टी प्रोडक्शन होते हैं। और कॉफी कहाँ पे होगा? कर्नाटका, केरला, रबर केरला, कोकोनट केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब में क्या होगा? कोकोनट की प्रोडक्शन होती है। अब कमिंग टू दी फिफ्थ पॉइंट, क्या देखेंगे? लार्जेस्ट नेट सोन एरिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट सोन एरिया इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा देखने वाला जगह है इंडिया में। जैसे नेक्स्ट, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया का 60% पॉपुलेशन क्या है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। मेजर टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशियल फार्मिंग। क्या होता है? ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। 50% of the workforce is engaged in agriculture and allied activities. Why you need to read these things? Because पूछा जाता है कि कितने परसेंट इंडियन पॉपुलेशन में जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपको पता है 60%, तो एग्जाम में 60% को क्लिक करोगे। अगर आपको पता है कि 50% ऑफ वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड वाइड एलाइड एक्टिविटीज में, तो आप 50% को वो करोगे, 20% को नहीं करोगे, तो बेवकूफ़ी नहीं करना है। नेक्स्ट, मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब्स, वेल्स, टैंक्स, रिवर्स, रेन वाटर, ये सारे चीज कहाँ पे आएगा? मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन के अंदर में आएगा। नेक्स्ट, मेजर फर्टिलाइजर यूज्ड, यूरिया, डीएपी, एमओपी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ये सारे फर्टिलाइजर्स कॉमनली इंडिया में यूज किया जाता है नेशनल ग्रांट के साथ। ओके, नाउ कमिंग टू दी पॉइंट 6, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हुआ था। मेनली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया में किस चीज की बढ़ोतरी करनी थी? हमें इंडिया में हमें प्रोडक्शन, तो हाई वेराइटीज ऑफ HYB, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड मैकेनाइजेशन। मेजर इम्पैक्ट इन द पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। मेजर क्रॉप क्या था? वेट एंड राइस। तो मेजरली क्या था? वेट एंड राइस की जो प्रोडक्शन है
इसको इतना बढ़ाना कि इंडिया के लोगों के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और उसके लिए क्या क्या था, एक पूरा ऑपरेशन को एक टीम के द्वारा साइंटिफिक वे में कैरी किया गया था, ताकि पर्टिकुलर कुछ एरियाज को पकड़ा गया जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे रेनफॉल वगैरह अच्छी तरह से होती है, जो सूटेबल एरिया पकड़े पकड़े है, जहाँ जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब में अच्छी मशीनरी, फर्टिलाइजर, ये सब को प्रोवाइड किया गया, जिससे धीरे धीरे रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट पीरियड है उसमें देखा हमने कि जो हमें नीड थी, हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोडक्शन है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट आया था कि व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। व्हाइट रिवोल्यूशन का क्या क्या था, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा डिपेंस था। कब आया था, 1917 में आया था, 1970 में आया था। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश, इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड मेक इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली बाई कौन, मतलब किन के सुझाव से ये शुरू हुआ था, बारगेसी कुरियन, बारगेसी कुरियन। रिजल्ट, इंडिया बिकेम द सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन। मेजर प्रोग्राम कहाँ पे शुरू हुआ था, अमूल के साथ शुरू हुआ था, आनंद मिल्क यूनियन के लिमिटेड के साथ। ये इस मॉडल ने ये अमूल का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको कैरी किया था। अब ये क्या, अब अमूल क्या चीज़, अमूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट के अंडर में चलती है। किसी को नहीं पता है तो जान लो। ये बेसिकली फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, पूरा क्रेडिट और मालिक इसका कौन है, फार्मर्स है। Now, other important points. India is the largest producer of milk, pulses and spices. इंडिया क्या है, तीन चीज़ों में इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और प्रोड्यूस भी करती है। क्या, मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस। ठीक है। इंडिया इन द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन। ठीक है, राइस, व्हीट, शुगर केन एंड कॉटन, चार चीज क्या, इंडिया सब सेकंड लार्जेस्ट है। और ये सब क्या है, लार्जेस्ट है, नंबर वन है मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस। तो दुनिया हमारे यहाँ से दूध ले जाती है, पल्स ले जाती है, स्पाइसेस ले जाती है। नेक्स्ट आएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज स्टिल लो कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है इंडिया में, वो अभी भी क्या है, लो है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड वे ऑफ फार्मिंग हो रही है। फर्टिलाइजर्स कहो, मशीनरीज कहो, वे ऑफ डूइंग कहो, टेक्निक कहो, लेकिन इंडिया के हाथों में अभी भी दम है। कहते हैं ना, 2.5 किलो का हाथ। सो समथिंग लाइक दैट, इंडिया अभी भी पुराने तरीकों से फार्मिंग कर रही है, जिससे अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बेसिकली जितनी नेसेसरी ऑफ फूड नीड है या फूड गुड्स की नीड है, वो सफिशिएंटली पूरा हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में अगर चाहे तो इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। गवर्नमेंट फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा बजट एलोकेट कर रहा है। ओके, now doubling farmer income, improving irrigation, storage, processing and marketing are key to agriculture growth। ठीक है, अब फार्मर्स की इनकम को कैसे स्ट्रेंथन करे, कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इरिगेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, ये जो इश्यूज है इनको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। वेरी सिंपल है। सो स्टे ट्यून एंड बी फोकस एंड कंसिस्टेंसी रखो अपने पढ़ाई में, तभी जाके सक्सेस का जो वर्ड है वो तुम्हारे नाम के पीछे लगेगा। मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेरी चाहिए तो। फेसबुक मेरे नाम से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है, यूट्यूब है, हर चीज़ में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्टर्ब मत करना बस। कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फाइनल वीडियो ऑफ डे 10th, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे वो सस्पेंस है।